जय जिनेन्द्र। सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज जैन टॉक्स का 118वां एपिसोड हमारे लिए बहुत ही खास है। हमारे साथ पाकिस्तान के चिनियोट से आसिफ राणा जी जुड़े हैं और आसिफ जी हमें आज एक ऐसी यात्रा पर लेकर जाएंगे जो कि हम सबको अपने बीते अतीत से जोड़ देगा। एक ऐसी यात्रा जो कि हमें एक नया नजरिया इतिहास को देखने का देगा। पाकिस्तान के बड़े छोटे शहरों में स्थित जिन मंदिर यानी कि जैन मंदिर, गुरु भगवंतों की समाधि और जैन समाज द्वारा निर्मित भवन आदि इमारतें जो कि धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र हुआ करती थी। समय का तो स्वभाव परिवर्तन है और इन्हीं परिवर्तनों के कारण ये ऐतिहासिक इमारतें आज वीरान और सुनसान पड़ी है। आसिफ जी हमें इनके इतिहास से अवगत कराएंगे और मौजूदा इनकी क्या स्थिति है ये भी हमें बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि आज देखरेख के अभाव में ये इमारतें किस तरह अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए जूझ रही है। इससे पहले कि हम इस यात्रा की शुरुआत करें, मैं सभी दर्शकों को आसिफ जी का एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। आसिफ मोहम्मद राणा ने 2011-12 में लाहौर के पंजाब यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर, जर्नलिज्म और पर्शियन में बीए किया और इसी संस्थान से 2015-16 में हिस्ट्री में एमए भी किया। 2017 से 19 के दरमियान उन्होंने एमफिल की डिग्री ली और साथ ही साथ पाकिस्तान में जैन हेरिटेज पर भी वे काम करते रहे। आसिफ जी की विशेष रुचि पाकिस्तान में जैन धरोहरों के डॉक्यूमेंटेशन में रही है और डिपार्टमेंट ऑफ जैन स्टडीज साउथ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के साथ एक्सप्लोरेटरी सर्वे ऑफ द जैन हेरिटेज इन पाकिस्तान नाम के प्रोजेक्ट के फील्ड इंचार्ज भी रहे हैं। उन्होंने ऐतिहासिक और पुरातात्विक विषयों से संबंधित क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत किए हैं। फिलहाल वो पेशावर यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं। आसिफ जी, जैन टॉक्स के 118वें सेशन में मैं नील आपका स्वागत करता हूं थैंक यू सो मच। और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय पे हमारा टॉक होने वाला है। सो हमारे श्रोता भी बहुत आतुर है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आज के टॉक सेशन की शुरुआत करें। थैंक यू सो मच नील, थैंक यू सो मच। मुझे बड़ी खुशी है कि आज पाकिस्तान का जो जैन हेरिटेज है उसके बारे में आप सबसे बात करने का और जो हमारी फाइंडिंग्स हैं वो शेयर करने का मौका मिल रहा है। तो मैं स्क्रीन शेयर करके तो इसका आगाज़ करता हूँ। जी, आज जो चीज़ें मैं आपके सामने सबसे पहले रखूँगा वो है कि पिछले कुछ सालों के अंदर जो जैन हेरिटेज पे काम हुआ है उसका एक रिव्यू आपके सामने रखूँगा। फिर पाकिस्तान में जो जैनिज़्म की हिस्ट्री है, जैन धर्म मुख्तलिफ पीरियड्स में कहाँ कहाँ पे हमें ऐसे एविडेंस मिला है कि मौजूद था, उसका कुछ हम जिक्र करेंगे। और इसके अलावा फिर मैं आपको जैन हेरिटेज साइट्स जो है पाकिस्तान की वो कुछ डिस्क्रिप्शंस के साथ, कुछ उसके बैकग्राउंड के साथ वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जब हम बात करते हैं पाकिस्तान में जैनिज़्म पे काम की, तो जो बारिश का पहला कतरा था, जो कि जैसे बारिश के कतरे का पहले का नहीं पता चलता कि वो कहाँ गया, लेकिन एक इब्तिदा उससे हो जाती है, तो वो नॉयल किंग का काम था जो उन्होंने पाकिस्तान में डॉक्यूमेंटेशन की एक आगाज़ किया। एक लेकिन जो उनके नोट्स थे वो सफ़र में उनसे खो गए, जो इस वजह से वो रिसर्च हमारे सामने नहीं आ सकी। तो जो फिर उसके बाद बाकायदा काम शुरू हुआ है वो यही जिसका आपने जिक्र किया कि स्वेस के सेंटर ऑफ जेना स्टडीज़ का प्रोजेक्ट था। तो 2015-17 में वो था। इसके अलावा इकबाल कैसर साहब थे, उनका एक इंडिपेंडेंट अपना काम था, वो हमारे सामने आया। और फिर पंजाब यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी की जो है ना आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे स्टडी थी वो हुई। और इसके बाद एक और पब्लिकेशन जो हमारे सामने आई है वो बदर अब्रो साहब का काम है, तो इनका मैं आपको शॉर्टली इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। एक्सप्लोरेटरी सर्वे ऑफ जेना हेरिटेज इन पाकिस्तान जो था प्रोजेक्ट, इसको
डॉक्टर पीटर फ्लूगल जो स्वेस में सेंटर ऑफ जेना स्टडीज़ के इंचार्ज हैं, वो इसको जो था वो सुपरवाइज कर रहे थे। और पाकिस्तान में पूरे प्रोजेक्ट को जो मैनेज किया वो डॉक्टर मिर्ज़ा नसीर अहमद ने, जो नुसरत जहाँ कॉलेज से एफिलिएटेड हैं। और फिर जो रिसर्च वर्क था, रिसर्च ऑफिसर इसके मुजफ्फर अहमद चौधरी साहब रहे, मेरे टीचर हैं, मुझे इस फील्ड में इंट्रोड्यूस करवाने वाले। तो उन्होंने इस चीज़ को जो था वो जो बैकग्राउंड रिसर्च थी वो सारा काम इन्होंने किया। इंडिया से हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प, जो बैकग्राउंड नॉलेज हमें प्रोवाइड किया, जो माइग्रेटेड फैमिलीज से इंटरव्यूज़ किए, और बहुत सारी हेरिटेज साइट्स लोकेट करने में हेल्प की, वो रविंदर कुमार जैन थे, जिनकी पब्लिकेशन पुरातना पंजाब विद जैन धर्म 70s में हमारे सामने आ चुकी थी, जिसके अंदर बहुत से रेफरेंसेस जो थे बहुत सी चीज़ों के वो हमें मिल जाते हैं। इसमें फिर बाद में एहतशाम अजीज साहब, रिसर्च ऑफिसर लाहौर म्यूजियम, इन्होंने बहुत हेल्प की, क्योंकि बहुत बड़ी जो कलेक्शन है, पाकिस्तान में सबसे बड़ी कलेक्शन जैन आर्टिफैक्ट्स की जो है वो लाहौर म्यूजियम के अंदर है। इसके अलावा कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स और कुछ ऐसी चीज़ें बहुत सी जो जैनिज़्म से ताल्लुक़ रखती हैं वो थी, तो इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की उसको डॉक्यूमेंट करने में और फोटोग्राफ करने में। मैंने इसका फील्ड वर्क किया, और मेरे साथ अमजद जावेद साहब जो लाहौर फोर्ट के फोटोग्राफर हैं, उन्होंने एक साइट को कवर किया। और जिन साइट्स पे मैं नहीं जा सका या मुझे जहाँ पे हेल्प की ज़रूरत थी, तो आसिफ रज़ा मेरे साथ रहे और इन्होंने इसको डॉक्यूमेंट किया। मुख्तलिफ स्टेप्स जो थे इस प्रोजेक्ट के अंदर, अ, उनमें यह था कि सबसे पहले जो स्टेप था वो डेस्कटॉप रिसर्च का था, जो मुजफ्फर अहमद साहब ने किया। उसके बाद फिर था कि पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल करके उन साइट्स को ढूंढना, और वो एग्जिस्ट करती भी हैं, किस स्टेट में हैं, और क्या कन्वर्ट कर दी गई हैं रेजिडेंस में, या क्या सिचुएशन है उनकी, उसको देखने के लिए फिर पूरे पाकिस्तान में मैंने ट्रैवल किया। और फिर जो 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 मॉन्यूमेंट्स थे उनको फोटोग्राफ किया गया, उनकी जनरल डिस्क्रिप्शंस जो थी वो नोट की गई, और लोकल पर्सपेक्टिव लेने के लिए कि लोग इस बारे में क्या जानते हैं, या कोई फैमिलीज जो बाद में विजिट करती रही हों इंडिया से आके, उस बारे में कुछ हमें नॉलेज मिले, तो कुछ इंटरव्यूज़ किए गए। लेकिन इंटरव्यूज़ वाला मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अभी भी गैप है, कि अभी भी उस तरह से नहीं इंटरव्यूज़ किए गए कि एक क्लियर पिक्चर हमारे सामने जैन कम्युनिटी जो थी इन रीजन्स की जहाँ पे जैन टेम्पल्स हमें मिलते हैं वो सामने आए। तो ये भी गैप बाकी है, जिसे आइंदा कवर किया जा सकता है। तो एक बाकायदा डेटाबेस तैयार किया गया, और एक रिपोर्ट तैयार की गई, जो सेंटर ऑफ जेना स्टडीज़ का जो न्यूज़ लेटर है उसके 2018 के इशू में पब्लिश हो चुकी है, वो आप देख सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है। और ये ऊपर मैंने लिंक भी दे दिया है, जो पूरा डेटाबेस जो अपलोड किया गया है वो आप लोग देख सकते हैं। और सारी साइट्स और टेम्पल्स और जो भी उसमें स्कूल, जैन स्कूल्स थे या कम्युनिटी हॉल्स हैं, और इस तरह से जैन धर्म से जुड़े जो बिल्डिंग्स हैं या मोहल्ले हैं, उनसे बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। दूसरा जो प्रोजेक्ट था वो फ्रूटफुल होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा एडवेंचरस भी था, क्योंकि डॉक्टर मोहम्मद हमीद जो चेयरमैन हैं डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के, उनके साथ हमने पूरे पाकिस्तान का ट्रैवल किया। और फिर हमने जो ये पहली स्टेज जो थी डॉक्यूमेंटेशन की, उससे आगे अब हमने जाके जो जैन आर्ट और आर्किटेक्चर है उसको स्टडी करना का जो था ना इनिशिएटिव लिया, जो कि इससे पहले नहीं किया गया था। तो इसमें मैं था, मेरे साथ मेरे कोलीग्स थे, उमर हनान साहब थे जिन्होंने विरावा टेम्पल पे किया काम, मैंने नगर पार्कर का जो बाजार मंदिर था वो उसको फोकस किया। इसी तरह रुबीका आबद बुखारी ने मुल्तान को कवर किया, और आमना नवीद ने ओवरऑल जो हिस्ट्री थी जैनिज़्म की उसको कवर करने की कोशिश की। तो इस तरह से हमने ट्रैवल इकट्ठे किया, लेकिन मुख्तलिफ रीजन्स को फोकस में लाते हुए अपनी जो एमफिल की डिजर्टेशंस थी, जो रिसर्च वर्क था, उसको तैयार किया। तो ये बहुत ज़बरदस्त था कि इकट्ठे ट्रैवल करके उन चीज़ों को करना, डॉक्यूमेंट करना। इसके अंदर एक जो ज़्यादा एक अच्छी बात थी जो पहले नहीं सामने आई थी, वो सिस्टमेटिकली जो प्लेन्स और एलिवेशंस थी, प्लान्स थे, जो सॉरी ग्राउंड प्लान है या और फ्लोर्स का प्लान, तो वो बड़े खूबसूरती से
हमारे ड्राफ्ट्समैन थे अशफाक जट साहब, उन्होंने तैयार किए, और फोटोग्राफ जो किया वो अदील हाशमी साहब जो डिपार्टमेंट के ऑफिशियल फोटोग्राफर हैं। और हमने इसको स्टडी करने की कोशिश की। मैं कोशिश बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी हम एक बड़े इनिशियल लेवल पे हैं, मैं समझता हूँ, क्योंकि जो इंटरप्रिटेशन है, अंडरस्टैंडिंग है, उसमें अभी गैप बाकी है जिसको कवर करने की कोशिश की जाएगी। एक और खूबसूरत काम इसी दौरान जो सामने आया, जो पंजाबी लिटरेचर के अंदर बड़ा एक अच्छा इजाफा था, वो इकबाल कैसर साहब की तरफ से उजड़े दरां दे दर्शन पाकिस्तान विचले जैन मंदिरां दी तारीखी फिक्शन, ये उनकी एक कहना चाहिए ट्रैवल डायरी है, जिसमें उन्होंने जैन टेम्पल्स को लोकेट करने की कोशिश की, और फिर अपने तासुरात, अपना उनसे लगाओ, और जिन लोगों से वो मिले उनके तासुरात, और जो जो कहानियाँ लोकली मशहूर हैं उनको इन्होंने ऐड किया। तो ये भी बात स्टेजेस पे हमारे साथ रहे, और हम इनसे इंफॉर्मेशन शेयर करते रहे, ये हमारे से। इसका एक अच्छा ये है कि ये इंडिया के दोस्तों तक भी ये काम जो है वो वीरान विरासतों के नाम से महेंद्र कुमार मस्त साहब ने इसको पब्लिश किया है, और इसकी ट्रांसलेशन हिंदी में करते हुए न सिर्फ ये कि इन्होंने जो कुछ बहुत इम्पोर्टेंट इमेजेस का इसमें इजाफा किया है, और बहुत बड़ी एल्बम इसके अंदर है जैन टेम्पल्स के मुतल्लिक, इन्होंने कुछ आर्टिकल्स भी जो हैं वो इसमें ऐड किए हैं, और जो जिस रिपोर्ट का मैंने जिक्र किया है जो स्वेस के न्यूज़लेटर में आ चुकी है, वो भी इसके अंदर शामिल है। और रिसेंटली भी जो सामने मेरे काम आया है वो सिंधी जुबान के अंदर बदर अबड़ो साहब जो एंडोवमेंट फंड ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, उनका सामने आया है, जो उन्होंने सिंध में जैन मत के ऊपर काम किया है। अ, इस किताब का पहला बड़ा हिस्सा जो है वो जैन हिस्ट्री और फिलॉसफी को, क्योंकि लोकली यहाँ पे एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग या इन डेप्थ नॉलेज जो है वो बहुत कम है पाकिस्तान में, क्योंकि ये फील्ड इतनी नहीं फोकस में रही। तो इस वजह से अबरो साहब ने इसमें इंट्रोडक्शन को ज़्यादा फोकस किया है, और फिर दूसरे हिस्से के अंदर थरपारकर के जो जैन टेम्पल्स हैं उनमें अपनी स्टडी पेश की है। अच्छा, इस सारे सफ़र में क्योंकि जैसा कि मैंने बताया पहले, ये एक इग्नोर्ड फील्ड थी और पिछले कुछ सालों में इस पर स्टडी करने, तो इसलिए डिपार्टमेंट्स के अंदर कोई, क्योंकि जेन्स भी नहीं मौजूद और कोई जैन स्टडी सेंटर्स भी नहीं मौजूद, इसलिए इसकी स्टडी के लिए हमें बिल्कुल एक ज़ीरो से स्टार्ट लेना था। तो इस सफ़र में हमें बहुत ज़्यादा इंडियन और इंटरनेशनल दोस्तों ने हमारा साथ दिया। इसमें सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा मनीष कुमार जैन का, जो उदयपुर से थे। इन्होंने जैनिज़्म की बेसिक्स और जैन हिस्ट्री, फिलॉसफी, और इसके साथ साथ फिर जैन टेम्पल्स और जैन सिंबल्स को जो है ना वो तलाश करने, ढूंढने के लिए मुझे बहुत जो थी वो बेसिक इंफॉर्मेशन दी। इसके बाद जब फिर हमने यूनिवर्सिटी में काम करना शुरू किया तो नीला केसी जैन और मित्तल अलन ने हमें बहुत हेल्प किया इंस्क्रिप्शंस को देखने में भी, और जैन टेम्पल्स में स्कल्पचर्स की रिकग्निशन में भी। और अब जबकि इससे आगे मैं डॉक्टोरल लेवल पे काम कर रहा हूँ, तो इसमें बहुत बड़ी जो मुझे हेल्प है वो प्रोफेसर फाइलस ग्रेनॉफ की तरफ से मिल रही है, जो इस सारे जो पेंटिंग्स हैं, जो स्कल्पचर्स हैं, उनमें क्या चीज़ें डिपिक्ट हुई हैं, क्या नरेशंस हैं जो बताई गई हैं, तो वो समझने में बहुत दिक्कत आ रही थी। तो वो डॉक्टर फाइलस ग्रेनॉफ ने बहुत बहुत जो है इसमें हेल्प की है। सो इस सारे काम के बाद हमारे सामने पाकिस्तान के अंदर जैन साइट्स जिस तरह से उभर के सामने आई हैं, ये आप देख सकते हैं कि अ, तीन बड़े क्लस्टर्स हमें नजर आते हैं। एक क्लस्टर हमें नॉर्थ पंजाब में नजर आ रहा है, एक सदर्न पंजाब में नजर आ रहा है, और तीसरा जिसको मैंने ये जो बड़े मैप के में ही ऑफसेट में दिया हुआ है, थरपारकर में तीसरा हमें जो है वो क्लस्टर नजर आ रहा है। इन क्लस्टर्स को मैंने एनलार्ज भी किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि कैसे नॉर्दर्न पंजाब में टेक्सला से अगर हम शुरू हों तो रावलपिंडी, मूर्ति जेलम, लाहौर, गुजरांवाला, कसूर, सियालकोट, तो रसूल नगर, इन इन रीजन्स के अंदर हमें जैन टेम्पल्स बहुत कसरत से मिलते हैं। इसी तरह सदर्न पंजाब के अंदर हमारे पास मुल्तान, डीजी खान, भावलपुर, मरोड़, द्रावड़ हैं, और फिर थरपारकर के अंदर हमारे पास बहुत खूबसूरत टेम्पल्स हैं,
तो इनको आगे हम फिर डिस्कस करते हैं। अभी जो एक पोर्शन जिसको हम अभी तक नहीं एक्सप्लोर कर सके वो केपी की जैन कम्युनिटी है। हमें कुछ रेफरेंसेस तो मिलते हैं कि पेशावर में और करक में और बन्नू में जैन टेम्पल्स मौजूद हैं, लेकिन वो अभी तक जो है विजिट नहीं किए गए, या वो कन्वर्ट कर दी गई है बिल्डिंग, या उसको ऐसे रेनोवेट कर दिया गया कि वो रिकॉग्नाइजेबल नहीं रहे, लेकिन अभी वो इन पे काम होना बाकी है। ये पंजाब की साइट्स, इनको मैंने इनलार्ज किया है। आप देख सकते हैं कि कैसे जैन धर्म से जुड़े हुए मुख्तलिफ मोन्यूमेंट्स जो हैं इन रीजन्स में हैं। ये आप एक्सप्लोरेटरी सर्वे की जो रिपोर्ट है उसमें डिटेल से देख सकते हैं। तो कुछ जो हमारे सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स आते हैं, तो हम देख सकते हैं पॉपुलेशन के एतबार से लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, कराची और थरपारकर, ये जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे हमें जैन पॉपुलेशन जो है वो पार्टीशन से पहले बड़ी वाज़ेह तौर पे नज़र आती है। और टेम्पल्स में हम देखते हैं कि थरपारकर है, लाहौर है, रावलपिंडी है, और इसी तरह फिर स्कूल्स और लाइब्रेरीज और बाकी कम्युनिटी हॉल्स हैं जो हमें डिफरेंट रीजन्स में नज़र आते हैं, जो अभी भी मौजूद हैं। अच्छा, इसके बाद अब मैं थोड़ा सा टच करना चाहूँगा, ताकि पहले इससे कि मैं आपको टेम्पल्स की तस्वीरें दिखाऊं और उस पे हम कुछ बात करें कि जैन हिस्ट्री को हम ब्रॉडली कैसे डिवाइड कर सकते हैं पाकिस्तान से जुड़े हिस्सों के अंदर। तो इसमें पहला फेज जो है वो प्री हिस्टोरिक फेज है, जो कि वर्धमान महावीर और पार्श्वनाथ से पहले का दौर है। तो उसके अंदर भी हमें कुछ रेफरेंसेस लेटर सोर्सेज में मिलते हैं, लेकिन एविडेंस ना होने की वजह से वो सिर्फ उन्हीं रिटन सोर्सेज तक अभी महदूद है। मसलन टेक्सला के बारे में है कि वो आदिनाथ के बेटे जो बाहुबली थे, वो उनकी जो थी किंगडम जो थी वो वहाँ पे थी, या कुछ तीर्थंकर जो थे उनका जो जन्म स्थान है वो टेक्सला रहा है। ठीक है, तो ये वो ऐसा फेज है जो हमें रिटन सोर्सेज में बात के तो मिलता है, लेकिन कुछ एविडेंस नहीं। फिर प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड आ जाता है, जिसके बारे में बात करेंगे कि वो एक स्पेकुलेटिव फेज है। और एंशियंट हिस्टोरिक पीरियड में एविडेंस तो मिलता है, लेकिन कुछ जगहों पे वो एविडेंस जो है वो भी डिबेटेबल है। जो कंफर्म जैन साइट्स हमें मिलती हैं वो मिडीवल पीरियड और मॉडर्न फेज से ताल्लुक रखती हैं। अर्ली फेज के बारे में, जो बिल्कुल इनिशियल फेज है प्री हिस्टोरिक, वो तो मैंने बता दिया कि वो सिर्फ रिटन सोर्सेज की हद तक है। लेकिन जब हम प्रोटो हिस्टोरिक फेज में आते हैं तो हमें दिगंबर मूर्तियां भी मिलती हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर। हमें कयोट सरगा में भी फिगर्स मिलते हैं, पद्मासन में भी मिलते हैं। कुछ फिगर्स के बारे में हमें ऐसा भी मालूम होता है कि शायद ये आदिनाथ की तस्वीर है, कुछ के बारे में और इस तरह से। लेकिन जब तक हम हड़प्पन स्क्रिप्ट को डिसाइफर नहीं करते उस वक्त तक कंक्लूसिवली कुछ भी नहीं हम कह सकते। कि ये जरूर हम कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो भी रिलीजन प्रैक्टिस में था वो एक प्रोटोटाइप था लेटर इंडियन रिलीजन्स का, और उसकी कंटिन्यूटी कुछ ना कुछ हद तक जारी है। लेकिन ये कंफर्म करना, एविडेंस पे बेस करते हुए ये कंफर्म करना कि क्या वो जैनिज्म था, क्या वो हिंदुइज्म था, वो जब तक हम स्क्रिप्ट डिसाइफर नहीं करते उस वक्त तक कंक्लूसिवली कुछ नहीं कह सकते। जब हमें एविडेंस मिलना शुरू होता है तो वो एक थर्ड फेज में हम दाखिल होते हैं, जो एंशियंट इंडियन फेज है, जिसमें मौर्यन पीरियड के अंदर हमें टेक्सला के अंदर जो है वो जैन एक्टिविटीज नजर आती हैं। और जब एलेक्जेंडर यहाँ का विजिट करता है तो उसके 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 आर्मी के कुछ लोगों का, कुछ जिम्नोसोफिस्ट, कुछ दिगंबर फिलोसफर्स थे, उनसे मुलाकात होती है और कुछ फिलोसॉफिकल टॉक होती है। तो उसको जो मेंशन किया है प्लूटार्क वगैरह ने, उससे हमें ये पता चलता है कि 4th सेंचुरी BC और 3rd सेंचुरी BC में टेक्सला के अंदर जो थे वो जैन कम्युनिटी रह रही थी। इस बैकग्राउंड नॉलेज पे बेस करते हुए, और जो टेक्सला में सिरकप की साइट की खुदाई हुई और उस पे फिर जो सर जॉन मार्शल ने एक ख़ास पॉइंट जो सिरकप पे है उसको जैन टेम्पल का या जैन स्तूपा का नाम दिया, इस बेस पे के जो मथुरा में
जो फाइंडिंग्स हैं जैन स्टूपास की, या जो रिप्रेजेंटेशंस हैं, जो कार्विंग्स हैं कांकली टीला वगैरह में, तो उनकी रिजेम्बलेंस बहुत ज़्यादा है जो यहाँ से स्ट्रक्चर फाइंड हुआ है इस पे, लेकिन ये अभी डिबेटेबल है। बहरहाल अगर ये जैन स्टूपा ही है जिसके बारे में स्कॉलर्स का कहना है कि अभी मजीद एविडेंस चाहिए इसको कंफर्म करने के लिए, तो अगर तो ये है तो ये फिर एक हमारे पास सबसे पुराना जो स्ट्रक्चर मिलता है वो शायद यही है जो यहाँ पे मौजूद है, जो कि मौर्यन पीरियड या उसके करीब के दौर का है। इसी तरह जैसे मैंने बात की कि जो बिल्कुल प्री हिस्टोरिक पीरियड है उसके बारे में रविंदर कुमार जैन ने कुछ रेफरेंसेस दिए हैं कि 14th 15th और 16th और 23rd तीर्थंकर जो थे उनका जन्म स्थान शायद जो था वो टेक्सिला था। और बाहुबली का इससे कनेक्शन, और बाहुबली के किसी बड़े चक्र का भी यहाँ पे जिक्र आता है, लेकिन अभी तक एक्सकवेशंस में वो सामने नहीं आ सका। फिर उसके बाद जो दूसरा एक साइट जो हमें मिलती है जिसके बारे में राइटर्स ने लिखा है, सर ऑरल स्टाइन ने लिखा है कि जो महावीर के विजिट में जो जगह आई हैं उनमें से एक गंधाला मूर्ति की साइट। टेक्सला जो है वो पंजाब के बिल्कुल नॉर्थ में है। नॉर्थ से जब हम साउथ की तरफ बढ़ें तो सॉल्ट रेंज आ जाती है, और सॉल्ट रेंज के अंदर जो है ये गंधाला मूर्ति की साइट है जहाँ से एक बहुत बड़े जैन टेम्पल के आसार मिले हैं। और सर ऑरल स्टाइन ने बहुत सारे वहाँ से आर्टिफैक्ट्स जो थे वो लाहौर म्यूजियम में, और लाहौर म्यूजियम के अलावा जो इंडियन पंजाब में भी बाज़ म्यूजियम्स के अंदर इसके आर्टिफैक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं। ये वो सेकंड स्टेज का है, लेकिन जो टेम्पल है उसके रिमेन्स जो हैं वो तीसरी चौथी सदी जो है कॉमन एरा की उससे उसके हैं। लेकिन इसके बारे में जो लेजेंड है वो ये है कि महावीर भी खुद, वर्धमान महावीर यहाँ पे तशरीफ लाए थे और यहाँ पे प्रीचिंग की थी उन्होंने। और उसके बाद फिर एक और साइट, ये आप देख सकते हैं कि जो मूर्ति से बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स आए हैं, चंद एक जो डिस्प्ले पे है लाहौर म्यूजियम में, वो मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे रखे हैं। इसके अलावा चकवाल में मूर्ति साइट के बिल्कुल करीब ही बशारत साइट है, वहाँ से जो है वो फुटप्रिंट्स मिले हैं। और स्वैस के जिस जिस न्यूज़लेटर का मैं जिक्र कर रहा हूँ इसी में एक आर्टिकल इसकी डिस्कवरी पे भी आ चुका है कि इनको भी महावीर के फुटप्रिंट्स कंसिडर किया जाता है। डेट स्पेसिफाई नहीं की गई, लेकिन ये साइट्स बिल्कुल करीब करीब हैं, चंद चंद किलोमीटर्स का गालिबन फासला है। तो ये एक अर्ली फेज जो है जहाँ से एविडेंस मिलना हमें शुरू होता है उससे रिलेटेड साइट्स हैं। एक और साइट जहाँ से हमें उस पीरियड का एविडेंस तो नहीं मिला, लेकिन रिटर्न सोर्सेज में ये जिक्र है कि भेरा जो पंजाब के अंदर झेलम रिवर के किनारे जो है ये शहर आबाद है, यहाँ पे महावीर, वर्धमान महावीर जो थे वो आए थे। तो यहाँ पे लेकिन बहुत बाद के पीरियड का, एक मिडीवल पीरियड का, बल्कि लेटर मुगल पीरियड का एक एक टेम्पल वहाँ पे मौजूद है जिसे चंद्रा प्रभु से रिलेट किया जाता है। और ये आप देख सकते हैं टेम्पल की बिल्डिंग, जिसमें हमें सिख आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स, या कह लें कि जो लेटर मुगल पीरियड के आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स थे वो हमें नज़र आ रहे हैं। इसके बाद फिर वर्धमान महावीर ने जो अपना सफ़र जारी रखा तो वो फिर भेरा के बाद सियालकोट आए हैं। तो सियालकोट में भी उस पीरियड का तो हमें अभी तक रिमेन्स नहीं मिले, लेकिन एक बहुत बाद का जो कि शायद ब्रिटिश पीरियड या सिख पीरियड का हमें एक 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 ब्रिक स्ट्रक्चर नज़र आता है जिसे अब स्कूल के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। ये सराय भाबड़ियाँ एक मोहल्ला है, उसमें ये स्कूल है, और ये एक जैन टेम्पल लेटर पीरियड का वहाँ पे मौजूद है। अच्छा, उसके बाद फिर हमें शायद एक गैप आ जाता है जिसके अभी तक हमें कुछ एविडेंस नहीं मिल रहा। उसके बाद मतलब हमें मूर्ति से जो एविडेंस मिला है लाइक 3rd to 4th सेंचुरी एडी का, तो उसके बाद से फिर काफ़ी सदियां अंदर गैप है जिस पे काम होने वाला है कि आइडेंटिफाई किया जाए कि जो इस बीच के पीरियड के का एविडेंस है क्या उसमें कोई जैन आर्टिफैक्ट्स हैं या नहीं। तो उस पर भी स्टडी की ज़रूरत है। जो हमें फिर कंफर्म्ड अब इसके बाद मिलते हैं वो शिफ्ट हो जाता है पंजाब से सिंध की तरफ। थरपारकर के अंदर फिर हमें जैन कम्युनिटी बड़ी एक्टिव नज़र आती है,
जैन कम्युनिटी असल में तो शायद मौर्यन पीरियड के अंदर भी थरपारकर के अंदर एक्टिव थी, जबकि पारीनगर की पोर्ट जो थी वो एक्टिव थी। तो जो ट्रेड या बिजनेस कम्युनिटी थी जेन्स की वो वहाँ पे थी, लेकिन जो हमें एविडेंस मिलता है वो 10th सेंचुरी से ऑनवर्ड्स वहाँ पे बहुत खूबसूरत टेम्पल्स मिलते हैं। और फिर इस पीरियड के एंड पे आके जो जो खरतारा गचा है उसका जो इन्फ्लुएंस है वो थरपारकर में बढ़ता है। और उसके बाद फिर जिन कुशल सूरी जो थे उन्होंने दिरावड़ से साउथ सदर्न पंजाब से लेके और थरपारकर तक जो था वो जैन धर्म का प्रचार किया और कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग किया। उसके बाद फिर और लीडर्स आते रहे जिन्होंने किया, तो उसके बाद फिर हमें मुसलसल एक कंटिन्यूटी मिलती है हमें। जो गैप था वो इस हिस्से में जैसे मैंने आपको बताया वो था। तो उधर फिर अब हम देखें तो सबसे जो शायद पुराना थरपारकर के अंदर टेम्पल है, एक गोड़ी टेम्पल और एक जो पूनी मंदिर है जिससे भोडेसर का जो मंदिर है, ये दो टेम्पल्स हैं जो सबसे पुराने हैं। तो जो ये गोड़ी मंदिर है ये बहुत बहुत खूबसूरत है। और अगरचे आपको इसके पेंट्स और इसका प्लास्टर जो है वो एक कह लें, क्योंकि ये अनअटेंडेड रहा है और रेगिस्तान में बहुत फासले पे भी है, तो इसलिए इसकी सिचुएशन ऐसे लगती है। लेकिन फिर भी अंदर से अगर हम इसको देखें तो ये बहुत ज़्यादा इंटैक्ट है और इसका असल स्ट्रक्चर अभी भी कायम है। अगरचे इसका शिखर जो है वो जो अर्थक्वेक्स थे उनमें क्रम्बल कर गया है, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत अच्छी स्टेट में अभी भी मौजूद है। इसके अंदर जो फ्रेस्कोज हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। और ये आपको उसके में जो रंग मंडप का डोम है उसकी जो है वो इनर सीलिंग के जो है कंसेंट्रिक सर्कल्स वो दिखा रहा हूँ, जिसमें पार्श्वनाथा और की तरफ अटेंडेंट्स को आते हुए दिखाया गया है और बहुत खूबसूरत अभी भी इस तरह से मौजूद है। कुछ पेंटिंग्स इसके अंदर भी हैं। दूसरा जो है पूनी मंदिर, जो ये भी लगभग 1000 साल पुराना है। ये इसके बारे में बताया जाता है शायद ये सबसे मतलब बड़ा जो स्ट्रक्चर था अभी। अगर इनकी डायमेंशंस अभी एज सच मेरे सामने नहीं है, लेकिन ये दोनों सबसे बड़े मंदिर हैं। तो ये इसके बारे में कहा जाता है कि विदाउट द यूसेज ऑफ एनी मॉर्टर ये स्ट्रक्चर जो था वो तक लगभग 800 साल 900 साल खड़ा रहा है। लेकिन जो 2000 के लगभग अर्थक्वेक्स आए थे उनमें इसको बहुत नुकसान पहुंचा। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है और बहुत खुशी होगी आपको अगली कुछ इमेजेस देख के कि इसका रेस्टोरेशन वर्क बहुत खूबसूरती से किया जा रहा है। ये तो कुछ पुरानी तस्वीरें हैं कि अर्थक्वेक से पहले, ये जो ब्लू ह्यू में आप देख रहे हैं पिक्चर, ये अर्थक्वेक से पहले की है, जिसमें बहुत खूबसूरती के साथ ये मंदिर खड़ा है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर आप सेकंड और थर्ड इमेज की तरफ आएँ तो शिखर को नुकसान पहुंचते आप देख सकते हैं। लेकिन अब ये आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से इसकी जगती को रिस्टोर किया गया है और मार्बल का काम बहुत खूबसूरती से हुआ है। ये इमेजेस मैं जब इसी मंथ के स्टार्ट में गया था उस वक्त मैंने लिए हैं, तो आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत काम है जो किया गया है। लेकिन जो इसका सुपर स्ट्रक्चर है उसको अभी तक नहीं छेड़ा गया। जो उधर के कंजर्वेशन टीम में शामिल हैं, बल्कि वो मेजर काम उन्हीं की सुपरविजन में हो रहा है। उनसे उनका मैंने इंटरव्यू किया था, इश्तियाक अंसारी साहब का। तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी मतलब वो देख रहे हैं कि ऐसे एक्सपर्ट्स लाए जाएं जो इस स्ट्रक्चर को कुछ ज़्यादा नुकसान पहुंचाए बगैर, मतलब क्योंकि जब इस ऑफ कोर्स जो पैनल्स ऊपर से गिरे हैं उनको रिप्लेस करने के लिए या उन्हीं को करने के लिए, क्योंकि बगैर मोटर के ये स्ट्रक्चर खड़ा है तो डैमेज होने का भी खतरा है। तो इसलिए जब तक एक बहुत एक्सपर्ट टीम नहीं उनको मिल जाती या तैयार नहीं हो जाती, उस वक्त तक वो कह रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता इसको सुपर स्ट्रक्चर को देखा जाएगा। इसी तरह भोडेसर का ये दूसरा मंदिर आप देख सकते हैं, जिसमें इसके इसके सर्कमफ्रेंस में जो है वो चैपल्स भी बने हैं। और ये एक बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल है। जो आप पहला टेंपल देख रहे हैं ये जो नॉर्थ इंडियन स्टाइल है, और जिसे सोलंकी या मारू गुरजारा स्टाइल भी कहते हैं, नॉर्थ इंडियन स्टाइल नगारा स्टाइल की जो एक ऑफशूट है, तो उस स्टाइल में है। लेकिन जब हम यहाँ पे आते हैं तो ये बिल्कुल एक डिफरेंट
टेम्पल हमें नज़र आता है, और ये भी बहुत अच्छी हालत में है, अगरचे इसका प्लास्टर अंदर से काफ़ी डैमेज हो चुका है, लेकिन कोई भी इसका पार्ट ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल जिसको ज़्यादा नुकसान हुआ हो। लेकिन ये तीसरा टेम्पल इसी बिल्कुल करीब करीब, ये भोडेसर के तीनों टेम्पल्स जो हैं ये बिल्कुल आमने सामने मौजूद हैं, ये तीसरा टेम्पल है, और ये भी बिल्कुल एक डिफरेंट स्टाइल है इसका आर्किटेक्चर का। इसके शिखर को और डोम्स को काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन अब जो कंजर्वेशन टीम है उसने इसके गिर्द चारदीवारी करके तो इसकी रेस्टोरेशन का काम शुरू कर दिया है। फिर एक और बहुत खूबसूरत टेम्पल और बहुत इम्पोर्टेंट टेम्पल भी जो वेरावा का है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन ये है, जब मैंने 2016 में इसकी पिक्चर ली थी, लेकिन अब वही आप खुश होंगे देख के कि अब इसकी रेस्टोरेशन के बाद जो है इसकी जो है फेस बहुत खूबसूरत सामने आ रहा है, और अभी ये काम जारी है। और अगर आप बैकग्राउंड में देख पाएँ तो एक गैलरी आपको नज़र आ रही है, इस तरह की गैलरीज दो साइडों पे बना के, तो इसके गिर्द जो कुछ पैनल्स, आर्किटेक्चरल पैनल्स जो थे और आर्टिफैक्ट्स जो थे वो बिखरे पड़े थे, उनको रख के तो एक ओपन एयर म्यूजियम जो है वो तैयार किया जा रहा है। इसी तरह जो बाजार मंदिर, क्योंकि हमें अभी इसका एक्चुअल नाम नहीं पता चल सका, और उस कम्युनिटी से रब्ता नहीं हो सका, सॉरी कांटेक्ट नहीं हो सका जो पार्टीशन से पहले यहाँ पे कहना चाहिए कि इस टेम्पल को फंक्शनल रखे हुए थी। इस वजह से अभी हमें यहाँ से कुछ इंस्क्रिप्शंस गुजराती में हमें मिली हैं जो शायद हमें हेल्प करें उस कम्युनिटी को लोकेट करने में। लेकिन इस प्लेटफॉर्म के तहत भी मैं चाहूँगा कि गुजरात या राजस्थान की जैन कम्युनिटीज़ जो सुन रही हों वो प्लीज़ हमें इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दें, ताकि हम इसे बाजार मंदिर कहना छोड़ दें और इसको इसके असल नाम से बुलाएं। ये बहुत खूबसूरत टेम्पल है, और मेरा जो था एमफिल का काम वो इसी टेम्पल पे था, इसके आर्ट और आर्किटेक्चर की डिस्क्रिप्शन थी, और अभी भी मैं इसको स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बहुत खूबसूरत है। इसके शिखर पे, इसके डोम पे, इसके इसके पैरापेट वॉल पे मोर देन 80 स्कल्पचर्स इन सीचू अभी भी मौजूद हैं। ठीक है, जो आप, अगर मैं क्लोजअप में भी आपको दिखाता हूँ, और ये भी अभी है कि कंजर्वेशन अभी भी, अगर मैं आपको बता पाऊँ, आज से 20 साल पहले ये बहुत बुरी हालत में था। जो आप लेफ्ट साइड पे कम्युनिटी हॉल की छत देख पा रहे हैं वो भी सारी गिर चुकी थी। तो 2018 में जब हम गए हैं तो उस वक्त ये जो सत्संग हॉल था उसकी दीवार, उसकी छत को रिस्टोर कर लिया गया था, और टेम्पल पर भी काम शुरू होना था। लेकिन अब जब मैं लास्ट मंथ गया हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत टेम्पल बन के हमारे सामने आया है, और मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में ओरिजिनलिटी को बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत खूबसूरत टेम्पल है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसके इसके शिखर पे आप देख सकते हैं कि ऐसी एग्जांपल और हमें पाकिस्तान में नहीं मिली कि जिसमें इतने ज़्यादा स्कल्पचर्स से टेम्पल को सजाया गया हो। ये बहुत खूबसूरत आपके सामने है। और एक और काम जो है कि इसको जब रेस्टोर किया जा रहा था तो इसके कोर्ट यार्ड में से कुछ मूर्तियां मिली थीं। उन मूर्तियों को अब जो नगर पार्कर में एक म्यूजियम बनाया गया है उसमें शिफ्ट कर दिया गया है, और एक रेप्लिका जो है वो मुला नायक का रेप्लिका जो है वो तैयार करके तो वो इसके गंबरा में प्लेस किया गया है। और मैं देख रहा था कि वो जो जीना के नीचे जो साइन बना हुआ है वो लोटस था, तो इसलिए ये आप हेल्प करेंगे रिकग्निशन में कि ये पद्मा प्रभा है या नेमिनाथ है। तो और अगर अगर ये जो री इंस्टॉलेशन है ये करेक्ट की गई है तो फिर इससे हम फिर कह सकते हैं कि ये नेमिनाथ श्वेतम्बरा जैन मंदिर नगर पार्कर का है। ये वो इमेजेस हैं जो मैंने बताया कि रेस्टोरेशन के दौरान वहां से मिले थे और अब म्यूजियम में रख दिए गए हैं। ऐसे चार आइडल्स हैं, चार जीना स्कल्पचर्स हैं जो रखे गए हैं, और इसके अलावा भी कुछ स्कल्पचर्स हैं। जो अभी हम पहले बात कर रहे थे तो उसमें था ना कि जैन कम्युनिटी, तो वहाँ पे कुछ हिंदू हैं जो जिन्होंने वो स्कल्पचर अपने पास रखे हैं, और इस दफ़ा उनसे बात भी हुई तो वो उन्होंने बताया कि उनकी बीवी या उनकी फैमिली के और मेंबर्स उसके भगत हैं। तो ये अब हमारे लिए एक 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 चैलेंजिंग चीज़ है कि हम कहें कि अच्छा मतलब कि हिंदू
आप कहला रहे हैं लेकिन भगत। तो ये कुछ एक देखने वाली चीज़ है कि क्या वहाँ की कम्युनिटी ऐसी मोल्ड हो चुकी है, और मतलब आइडेंटिफिकेशन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो ऐसे इमेजेस हो सकता है कि और हम जब इसमें सर्वे करें तो हमारे सामने ऐसी मूर्तियां मजीद भी सामने आए। इसी तरह नगर पार्कर का एक और टेम्पल, जो कि अब एक फंक्शनल हिंदू टेम्पल है, जिसके बारे में कुछ राइटर्स ने लिखा है। अभी तक मुझे इस पे कुछ गुजराती इंस्क्रिप्शंस भी हैं, लेकिन उन इंस्क्रिप्शंस में भी कोई हिंट नहीं है इसके जैन होने का। लेकिन राइटर्स ने क्योंकि लिखा है, और इसके शिखर पे जो मूर्तियां कुछ हैं दिक्पालास की, तो वो भी वैसी ही हैं जैसी नगर वाले बाजार मंदिर में है। इस वजह से मैं अभी इसको लिस्ट में से निकाला तो नहीं, लेकिन बहरहाल अभी मुझे कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला कि ये जैन टेम्पल है या नहीं। लेकिन बहरहाल इस वक्त ये एक फंक्शनल हिंदू टेम्पल है, और इसकी भी रेस्टोरेशन जो है वो क्योंकि उधर की कम्युनिटी ने खुद की है। पिछली जो मैंने अभी रेस्टोरेशन दिखाई थी वो एंडोवमेंट फंड ट्रस्ट और जो एंटिक्विटीज एंड कल्चर डिपार्टमेंट ऑफ सिंध है वो कर रहे हैं, लेकिन ये चूंकि उन्होंने खुद किया है, इस वजह से इसमें उसकी ओरिजिनलिटी को नहीं इम्पोर्टेंस शायद दी गई। मतलब स्ट्रक्चर की तो ओरिजिनलिटी वैसी है, लेकिन कोई 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 ऐसा प्लास्टर यूज जिससे उसकी असल एज के बारे में आइडिया हो, उसकी बजाय बल्कि सीमेंट अप्लाई कर दिया गया है। बहरहाल, तो जैसे मैंने बताया कि थरपारकर के अंदर जब हम लेट मेडिवल पीरियड में पहुंचते हैं तो बहुत ज़्यादा कम्युनिटी पे इन्फ्लुएंस जो रहा है सदर्न पंजाब से लेके सिंध तक, वो जिन कुशल सूरी का था। और उनकी जो समाधि बनाई गई है वो आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं। दिरावट फोर्ट नज़र आ रहा है, जो चोलिस्तान का एक एक बड़ा पॉपुलर मॉन्यूमेंट है। उसके फ्रंट में इसको रविंदर कुमार जैन और डॉक्टर पीटर फ्लूगल ने आइडेंटिफाई किया है कि ये जिन कुशल कुशल सूरी जी की जो है वो समाधि है। तो उसके बाद जो हमें कंटिन्यूटी मिलती है, तो फिर उस के टेम्पल्स हमें फिर मुल्तान में, डेरा गाजी खान में, मरोट में और डिफरेंट जगहों पर मिलते हैं। तो एक बहुत खूबसूरत टेम्पल उनमें से जो बहुत हद तक इंटैक्ट भी है वो पार्श्वनाथा श्वेतंबरा जैन टेम्पल है, जो चूड़ी सराय बाजार मुल्तान में मौजूद है। कुछ इमेजेस डैमेज भी हुए हैं यहाँ पे, लेकिन अगर हम बाकी टेम्पल से कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत पेंटिंग्स यहाँ पे अभी भी मौजूद हैं। जो आप राइट पे देख सकते हैं वो फर्स्ट फ्लोर से ली गई शिखर की तस्वीर है, और जो साथ आप एक रिब डोम देख रहे हैं उसके अंदर ये पार्श्वनाथा का इमेज है, जो आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं। ये टेम्पल इतना खूबसूरत है, आप देख सकते हैं कि कैसे इसकी इसकी जो सीलिंग है उसको खूबसूरत बनाया गया है, और अभी भी वो उसके उसके रिफ्लेक्शन और उसकी शाइन अभी भी बरकरार है। और ये आपको जान के शायद हैरत हो, मुझे भी हैरत हुई थी कि जब मैंने सबसे पहले इस टेम्पल के बारे में एक न्यूज़पेपर में पढ़ा, तो उस न्यूज़पेपर में बताया गया था कि ढूंढते हुए हमने देखा कि कुरान मजीद पढ़ने की आवाज़ें आ रही थी, तो वहां से हम उस मदरसे की तरफ अट्रैक्ट हुए। तो जब हम मदरसे में गए तो पता चला कि वो तो एक टेम्पल है। ये भी एक मदरसे के तौर पे इसका जो ग्राउंड फ्लोर है वो यूज़ हो रहा है, लेकिन उस मदरसे के जो बच्चे हैं वो इसकी अभी भी केयर करते हैं। और 92 में जब कुछ हालात ख़राब हुए थे, और जो कुछ आपके इल्म में होगा कि बाबरी मस्जिद की डेमोलिशन के बाद फिर जो यहाँ पे भी कुछ जो थे टेम्पल्स को वो नुकसान पहुंचा था, उस वक्त एक मॉब यहाँ पे भी आया था। लेकिन इसी मदरसे के टीचर और स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने इसको महफूज रखा, और जो मॉब था उसको इसमें एंटर होने से रोके रखा। और आज भी इसमें जो चीज़ें ये पड़ी हैं वो उन्हीं मदरसे के बच्चों की वजह से मैं समझता हूँ कि वो उनकी केयर की वजह से ये आज भी हमारे लिए हमारे सामने एक खूबसूरत फॉर्म में मौजूद है। लेकिन ऑफ कोर्स रेनोवेशन वर्क नहीं हुआ, इसलिए आपको स्क्रैचेस नज़र आ रहे हैं, कुछ विदरिंग नज़र आ रही है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ऐसी ऐसे ऐसा मॉन्यूमेंट जिस जो जो फंक्शनल नहीं है जैन कम्युनिटी के यहाँ पे ना होने की वजह से, तो उसकी इस हद तक भी वो बचा रहे, तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। इसी जो आपको श्वेतंबर मंदिर दिखाया है उसी की बिल्कुल पिछली गली के अंदर एक बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग हमें नजर आई। हम उसे फोटोग्राफ करना शुरू किया तो हमें फिर अगर आप देख सकते हो एंट्रेंस के ऊपर
हमें इंस्क्रिप्शन मिली और वो एक दिगंबर जैन मंदिर निकला। और ये बड़ा खूबसूरत बिल्डिंग है, एक ब्रिटिश पीरियड का एक अच्छा प्यारा मॉन्यूमेंट है, लेकिन इसके अंदर कोई मूर्ति नहीं है। शायद ये जो अमूर्त जो मूर्ति पूजा के अगेंस्ट जो कुछ कम्युनिटीज थी, शायद ये उनका टेम्पल है। इसी तरह एक और दिगंबर टेम्पल जो है मुल्तान के अंदर कैंटोनमेंट के करीब है। ये कुछ अच्छी हालत में नहीं है। इसका जो ग्राउंड फ्लोर है वो एक आइसक्रीम पार्लर और टेलर शॉप के तौर पे यूज़ हो रहा है। ऊपर वाला स्ट्रक्चर में घर है, लेकिन अभी कोई इसकी कंजर्वेशन के लिए काम सामने नहीं आया। जो मुल्तान का श्वेतंबर मंदिर है, उसी का एक सिस्टर टेम्पल जो है, बिल्कुल वैसा आर्किटेक्चर या उससे बहुत मिलता हुआ आर्किटेक्चर जो है वो हमें डीजी खान में मिलता है। ये आप देख सकते हैं उसकी पिक्चर्स। ये हमें सिख पीरियड का ही या औरंगजेब के बाद के दौर का लगता है, क्योंकि इसके अंदर जो मल्टी कस्ट आर्चेज आपको नज़र आ रही हैं, और इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स बड़े वाजे हैं कि जो सिख पीरियड के हमें लगते हैं। तो जिन कुशल सूरी जी के बाद जो हम पार्टीशन की तरफ अगर बढ़ते हैं, और पार्टीशन के करीब जब हम देखते हैं पिछले कुछ डेकेड्स में, तो वहाँ पे हमें तीन बड़े लीडर्स नजर आते हैं जिन्होंने पंजाब में भी, और अगर मैं विजय आनंद सूरी जी की बात करूं तो उन्होंने पंजाब से लेकर सिंध तक और गुजरात तक वो ट्रैवल करते रहे, और मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ को उन्होंने एक्टिव किया और टेम्पल्स की कंस्ट्रक्शन और कंजर्वेशन के लिए काम किया, और मूर्ति पूजा को इन टेम्पल्स के अंदर दोबारा शुरू करने में बहुत किरदार अदा किया। तो ये कुछ लीडर्स जिनकी आप तस्वीरें देख सकते हैं। बुद्धि विजय जो बूटे राय कहलाते थे यहाँ पे, या विजय आनंद सूरी जी हैं, और इनके बाद फिर विजय वल्लभ सूरी हैं। तो इनकी कोशिशों का नतीजा ये था कि पंजाब के अंदर सिर्फ टेम्पल्स नहीं, सिर्फ मूर्तियों की री इंस्टॉलेशन नहीं, बल्कि बहुत से स्कूल्स, बहुत से कम्युनिटी हॉल्स और लाइब्रेरीज जो थी वो बनी। और वो फिर कुछ अरसा बाद तक भी रही, और कुछ कम्युनिटी हॉल्स और टेम्पल्स हम आज भी पंजाब के अंदर देख सकते हैं। खासकर जो विजयानंद सूरी का काम था, आपके इल्म में होगा कि आज से 100 साल पहले यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में बहुत किस्म की रिलीजियस डिबेट्स चल रही थी। तो उन्हीं में एक पंडित दयानंद ने जो किताब लिखी सत्यारथ प्रकाश, उसके अंदर सब रिलीजन्स को बहुत क्रिटिसाइज किया। तो विजय आनंद सूरी ने एक तो जो है ना प्रैक्टिकली टेम्पल्स की बहाली के लिए काम किया, दूसरा ये था कि इस तरह के जो क्रिटिसिज्म जैनिज्म पे हो रहा था उसका जवाब देने में भी उन्होंने काम किया। और फिर अमेरिका में जो वर्ल्ड रिलीजन्स की कॉन्फ्रेंस हुई उस पे भी इनको बुलाया गया, लेकिन इन्होंने अपने एक जो थे स्टूडेंट थे, एक रिप्रेजेंटेटिव थे, उनको भेजा। तो इनकी एक बड़ी बड़ी जो है ना बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है जैन कम्युनिटी के पंजाब में भी। और मैं समझता हूँ कि पंजाब से गुजरात तक जो सारा एक ट्रेल बनता है उसमें इनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस हैं। और उनकी कंट्रीब्यूशंस और उनका जो मकाम था जैन कम्युनिटी के अंदर, वो उनकी बहुत खूबसूरती, बहुत खूबसूरत जो समाधि है उसमें हम देख सकते हैं। ये आपके सामने है, गुजरांवाला के अंदर इनकी समाधि मौजूद है और इसके साथ टेम्पल भी है। इसी तरह बहुत से आर्टिफैक्ट्स जो इस वक्त गुजरांवाला से शिफ्ट किए गए हैं लाहौर म्यूजियम में, वो भी डेडिकेट किए गए हैं इनको आनंद सूरी, विजय आनंद सूरी जी को। उनमें एक बहुत बड़ा जो है वो जो ऐसे तीर्थ पट्टा है वो उनको डेडिकेट किया गया है। इसी तरह उनके फुटप्रिंट्स जो हैं वो जो है वो वहाँ पे मौजूद हैं। इसी तरह गुजरांवाला में एक भाबड़िया वाला मोहल्ला भाबड़िया वाला है, उसके अंदर जैन टेम्पल मौजूद है। उसके साथ भी कुछ स्ट्रक्चर्स थे जो शायद कम्युनिटी हॉल था या वैसे ही उस मोहल्ले की पुरानी रेजिडेंट्स थी। वो ख़त्म कर दी गई हैं, लेकिन टेम्पल एक घर के तौर पे है, लेकिन अभी भी ये टेम्पल जो है वो कायम है। इसी तरह गुजरांवाला के करीब बहुत एक खूबसूरत बड़ा डिफरेंट एक स्टाइल का टेम्पल जो पिपनाखा के अंदर मौजूद है। और ये एक गवर्नमेंट ऑफिस के तौर पे यूज़ हो रहा है, लेकिन ये बिल्डिंग प्रिजर्व्ड है।
प्रिजर्व्ड इन अ सेंस के मजीद डिस्ट्रक्शन से तो बची हुई है, कंजर्वेशन का काम एज सच उधर नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छी हालत में हमें ये मोनूमेंट मिलता है। एक बहुत बहुत खूबसूरत पंजाब के जैन मॉन्यूमेंट्स में मैं समझता हूँ सबसे खूबसूरत, अगरचे आप देख रहे हैं तो हालत शायद इतनी अच्छी नहीं लग रही, लेकिन ये रसूल नगर, जिसका पुराना नाम रामनगर था, वहाँ का जैन टेम्पल है। इसमें बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स हैं और बड़ा प्यारा स्ट्रक्चर है, लेकिन बारिशों की वजह से और अर्थक्वेक्स की वजह से इसको बहुत नुकसान पहुंचा है। ये अभी तक एक अबेंडेंट बिल्डिंग है, इसमें कोई ना रिहाइश है और ना किसी और तरह से, और इसकी प्रिजर्वेशन के लिए भी फिलहाल कोई नहीं नज़र आती कोशिश। फिर एक बड़ा टेम्पल, जो तस्वीर से तो नहीं शायद इतना बड़ा मालूम होता, लेकिन वहाँ पे देखने से, इसके सामने खड़े होने से बहुत एक ह्यूज ये टेम्पल है और बड़ा डिफरेंट इसका स्ट्रक्चर है। नारोवाल में ये टेम्पल मौजूद है। और अगेन ये कि जब अर्थक्वेक्स वगैरह में ये बहुत ना नाजुक बिल्डिंग है जिसको नुकसान पहुंच रहा है। इसी तरह सन खतरा का हमारे सामने मंदिर है। मैं शॉर्ट करता हूँ, टाइम मेरे ख्याल से मैं ज़्यादा ले चुका हूँ। इस तरह लाहौर म्यूज़ियम में बहुत बड़ी कलेक्शन है, इसका जिक्र मैं आपसे पहले कर चुका हूँ। इसको फिर डिटेल से अलग अलग देखेंगे तो बहुत प्यारी गैलरी है जो जैन आर्टिफैक्ट्स पे मबनी लाहौर म्यूज़ियम में है। कंक्लूजन की तरफ आए तो पाकिस्तान के अंदर जैन स्टडीज़ जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं, लेकिन अभी भी कोई सेंटर एक कायम होना चाहिए। डॉक्टर हमीद साहब इस कोशिश में थे कि जैन सेंटर, जैन स्टडी सेंटर जो है वो में पंजाब यूनिवर्सिटी के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में हो, लेकिन बहरहाल अभी ये कोशिश जारी है। फिर ये है कि जो जैन हेरिटेज है सिंध का, वो एक अच्छी कंडीशन में है और वो सेफ हैंड्स में है, और बड़ा खूबसूरत कंजर्वेशन का काम, जैसा कि आपने ग्लिम्सेस देखे, वहाँ पे जारी है। और इस पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमें गुजराती और राजस्थानी स्टाइल का नज़र आता है वाज़ह तौर पे। पंजाब के अंदर डिफरेंट स्टाइल्स यूज़ किए गए हैं और अभी उस पे कंजर्वेशन के काम में बिल्कुल अभी शुरू नहीं किया गया, उसे शुरू होना चाहिए। और स्टडीज़ बहुत ज़्यादा चाहिए, अभी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत है। सो थैंक्स फॉर योर पेशेंस। जी, अब आप सवाल प्लीज़ कर लें, कोई जो क्वेश्चंस हैं। आसिफ जी, बहुत बहुत थैंक यू। इतना सिस्टमैटिक और इतना अच्छा प्रेजेंटेशन आपने दिया, बहुत ही खूबसूरत और शानदार और फुल ऑफ नॉलेज। मीन्स थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन रहा। बहुत सारे प्रश्न आपके लिए है हमारे पास। मैं ऑडियंस से भी कहना चाहूंगा कि अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप Q&A में टाइप कर सकते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस आए हैं और काफी के फीडबैक भी आ रहे हैं कि अमेजिंग टॉक सेशन रहा। सो आसिफ जी, आपसे प्रश्न ये है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने थरपारकर के जैन मंदिरों को यूनेस्को के आगे एक विश्व धरोहर के तौर पर प्रस्तावित किया है, और फिलहाल ये मंदिर यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शुमार है। और आप भी वहाँ कई प्रोजेक्ट के सिलसिले में जुड़े हैं, तो इन मंदिरों की ऐसी क्या खास बात है जिनके कारण इन्हें दुनिया के सबसे नायाब इमारतों की लिस्ट के अंदर रखा गया है? हम जानना चाहेंगे। आपके आपके इस क्वेश्चन का कुछ जवाब तो वो स्लाइड्स ने भी दे दिया, कि आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत आर्किटेक्चर है उनका। और अभी मैं आइंदा आपको कभी उनकी पेंटिंग्स भी अगर दिखा सकूं, तो कुछ ऐसी नैरेटिव्स हैं जिनको डेप्थ में स्टडी करने की अभी भी ज़रूरत है। तो बहुत ये कहना चाहिए कि बहुत बहुत एक कीमती एसेट है। और फिर अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से बात करूँ ना, कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, तो क्योंकि नए जैन टेम्पल्स तो बनने अभी रुक गए। आपका तो इंडिया में अगर हम देखें तो जो नॉर्थ इंडियन स्टाइल है उसके टेम्पल्स आज भी बन रहे हैं, लेकिन जब हम पाकिस्तान में देखते हैं तो अभी जो हिंदू टेम्पल्स भी नए बन रहे हैं, तो वो आप बिल्डिंग देख के वो बिल्कुल मॉडर्न स्टाइल्स हैं, कोई ट्रेडिशनल स्टाइल्स नहीं अपनाए जा रहे। तो पाकिस्तान में सोलंकी आर्किटेक्चर की जो वाहिद मिसाल है, जो एक यूनिक इस तरह के मॉन्यूमेंट्स हैं, वो सिर्फ थरपारकर के अंदर हैं। एक तो ये उनकी खास बात है कि एक एक ट्रेडिशन जो 1000 साल पुराना है, और क्योंकि वो एक बड़ा रिमोट एरिया है, वहाँ पे
आना जाना बहुत दुश्वार रहा है। अब रिसेंट ईयर्स में वहाँ पे रोड्स वगैरह अच्छे हो रहे हैं, जिसकी वजह से टूरिस्ट बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, लेकिन ये बड़ा कट के रहा है। तो उस पूरे रीजन का जो कल्चर है वो बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है, और उस कल्चर से जुड़ा हेरिटेज, बिल्ट हेरिटेज भी और इंटेंजिबल हेरिटेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो पूरा लैंडस्केप जो है वो यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में है, और उसकी इम्पोर्टेंस कभी आपको मौका मिले विजिट करने का तो वो अपनी आंखों से देख के आपको पता चल जाएगा कि ये खास बात है उसकी, जिसकी वजह से वो उस लिस्ट में शामिल है। वो बहुत खूबसूरत है, अपनी अपनी टाइप में एक बड़ा यूनिकनेस वो रखता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आसिफ जी। सो आसिफ जी, एक और प्रश्न आया है कि क्या वजह रही कि जैन स्टडीज को पाकिस्तानी एकेडमिक सर्कल से अटेंशन मिलने में इतनी देर हुई? और क्योंकि आप इस फील्ड से जुड़े हैं तो पिछले कई सालों से तो मौजूदा स्थिति क्या है, और जैन स्टडीज की जो पाकिस्तान में क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंस, वो जानना चाहेंगे। ऐसा है कि जो अब तक इग्नोरेंस रही, एक तो यही थी कि जैन कम्युनिटी पार्टीशन के वक्त, फिर 70s में, और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल यहाँ से चली गई। ठीक है। तो बाकी जितना भी हम देखते हैं ना फील्ड्स, मतलब हिंदू आर्किटेक्चर है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद रहे। ठीक है। ये मैं अपने कहना चाहिए कि जो मैं अभी तक समझ पाया हूँ वो मैं रीज़न बता रहा हूँ कि टेम्पल्स, जैन टेम्पल्स बहुत कम थे, और कोई ऐसा नहीं था। मसलन सिख हेरिटेज को फौरी तौर पे कंजर्व किया गया या बहुत अच्छे तौर पे कंजर्व किया गया। वो क्यों किया गया? क्योंकि वो अभी भी अपने जो है ना उसकी यात्रा के लिए वो आते हैं, बहुत बड़ी तादाद में आते हैं। इसी तरह कटास राज है, उसको बहुत खूबसूरती से कंजर्व किया गया है पंजाब में। वो क्यों है? क्योंकि हिंदू कम्युनिटी बहुत फ्रीक्वेंटली विजिट करती है उन प्लेसेस को। लेकिन जैन कम्युनिटी पर्सनली तो कुछ फैमिलीज आती रही हैं बाद में, लेकिन ऐसा नहीं था कि ग्रुप्स की सूरत में यात्रा के लिए आते हों। शायद ये एक वजह रही है। और दूसरा फिर ये भी है कि अमूमन कोई जैन स्टडी सेंटर नहीं मौजूद, या आम पब्लिक में भी एक अंडरस्टैंडिंग यही है कि ये हिंदुओं का ही एक एक सेक्ट है। ठीक है। तो इसलिए एक अलग करके आम आम एक परसेप्शन है ही नहीं थी कि अलग करके इसको पढ़ा जाए, समझा जाए। तो अब क्योंकि बाकी चीज़ों की स्टडी अच्छे तौर पे भी हुई है, तो ऐसी फील्ड्स ढूंढी जाती हैं जिनमें काम कम हुआ हो। ठीक है। तो अब क्योंकि जैन हेरिटेज पे हमारे सामने अब आया है कि काम बहुत ही कम हुआ है, तो इसलिए शायद पहले ये एक इग्नोर्ड फील्ड रही है। तो अब इसको इसको जो है वो सामने लाया गया। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आसिफ जी। आसिफ जी, और एक प्रश्न आया है कि आपने जैसे आज के प्रेजेंटेशन के अंदर वीरावाह, जो कि एक छोटा शहर है, और किस तरह इसके टेम्पल को रिस्टोर किया गया, और बाकी भी कुछ टेम्पल आपने बताए जो कि कल्चरल डिपार्टमेंट के द्वारा रिस्टोर किए गए। तो और ऐसे कोई टेम्पल्स है जिसका रेस्टोरेशन वर्क चालू है, और ये रेस्टोरेशन वर्क में ऐसी कोई संस्थाएं जुड़ी है जिसका कंट्रीब्यूशन है कल्चरल डिपार्टमेंट के अलावा? जैसा मैंने जिक्र किया ना कि इंडोवमेंट फंड ट्रस्ट जो है सिंध में, वो बहुत एक्टिव है और बहुत खूबसूरत काम, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। जैसे मैंने आपको अभी भोडेसर के वो पुनी मंदिर की जगती दिखाई, उसकी प्लिंथ को इतनी खूबसूरती से रिस्टोर किया गया है, क्योंकि वो जो पैनल वहाँ पे पड़े थे उन्हीं के रेप्लिकाज तैयार करके तो उसको बेस को उसकी कंप्लीट किया गया है। तो इंडोवमेंट फंड ट्रस्ट और जो सिंध का कल्चर और एंटिक्विटीज डिपार्टमेंट है, मेरे में तो सिर्फ इनका है कि ये टीम्स बहुत मेहनत से और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और इसके अलावा पंजाब में सिर्फ जो टेक्सला वाली साइट है उसको उसको प्रिजर्व किया गया है। इसके अलावा अभी काम की ज़रूरत है, अभी मेरे ख्याल से और नहीं हो रहा। जी 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 आसिफ जी, इसके लिए हम लोग कनेक्ट हो गए हैं। आसिफ जी, और एक प्रश्न आया कि हाँ, कि जो मौजूदा रेसिडेंट्स हैं या जो भी इलाके हैं जिसमें कभी जैन रहा करते थे, तो जहाँ कहीं भी जैन रहा करते थे, उसके आजू बाजू के इलाकों में क्या जैनों की अभी भी कुछ धुंधली यादें हैं, यानी जैन कल्चर वहाँ दिखाई देता है? इस चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए भी ना अभी काम होने वाला है, क्योंकि अभी हम चंद लोग थे जो काम कर रहे थे, और जब विजिट भी करते थे इन जगहों को तो हमारे पास एक एक मॉन्यूमेंट के लिए 1-2 दिन होते थे, तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम हमें चाहिए था। तो अब मैंने जब
इंटरव्यूज शुरू किए हैं, मसलन इसी महीने के शुरू में जब मैं गया हूँ और देखा है और काफ़ी सारे इंटरव्यूज किए, तो ये बात सामने आई है कि सिंध में कंपैरेटिवली ज़्यादा लोग जो है उन्हें याद हैं अपने जैन मेंबर्स, जैन नेबर्स, जो उनकी कम्युनिटी में रहते थे, उनके आसपास रहते थे। और वो भी मैं कभी आप लोगों से सब वो शेयर करूंगा, उनकी यादें, उनकी बचपन की यादें कि कैसे वो मुख्तलिफ जब जैन फेस्टिवल्स हुआ करते थे तो उनमें कैसे वो पार्टिसिपेट अपनी बाकी लोगों को भी उसमें पार्टिसिपेट किया करते थे। तो वो इस दफ़ा मेरे सामने पहली दफ़ा आई हैं। इसी तरह लाहौर में एक बड़ा प्रोजेक्ट हो रहा था जिसमें जो पाकिस्तान की ओरल हिस्ट्री है उसको रिकॉर्ड किया जा रहा था इंटरव्यूज के जरिए से। उसमें भी मैं भी कोशिश करूंगा। मैंने नहीं देखा कि उनके सामने कुछ ऐसी यादें आई हैं या नहीं आई। लेकिन बहरहाल पंजाब में अभी मुझे ऐसे नहीं मिले लोग, लेकिन थरपारकर के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिन्हें अभी भी अपने जैन नेबर्स याद है, और जो उनके साथ बिताया हुआ वक्त जो था उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। बिल्कुल बिल्कुल। और आसिफ जी, कहीं कहीं ऐसे भी पढ़ने में आता है कि अभी भी कुछ जैन सिंध वगैरह इलाकों में रहते हैं, तो उनके साथ या ऐसे कोई फैमिली से आपका कभी कोई परिचय हुआ, सामना हुआ, या कोई ऐसे मिले आपको आपके पूरे फील्ड वर्क के दौरान? 2016 में जब मैं थरपारकर गया था उस वक्त एक जैन फैमिली से कांटेक्ट हुआ था, लेकिन वो टाइम ऐसा था कि मैं एक डिटेल्ड इंटरव्यू नहीं कर सका। तो लेकिन अगेन वही कि अभी बहुत ज़्यादा ना एक्सप्लोर करने वाला है इस फील्ड में। सारे राइटर्स जो अभी चंद साल पहले तक जैन कम्युनिटी पे लिखते आए हैं थरपारकर या लाहौर में, वो मेंशन करते आए हैं कि लाहौर में भी जैन्स मौजूद हैं और थरपारकर में भी हैं। इसी तरह कराची में भी अगर हम ऑनलाइन सर्च करें तो एक 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 एक, एक बड़ी कंपनी है जिसमें एक हमें जैन का नाम मिलता है कि वो वहाँ पे है। लेकिन जब इंटरव्यू की बारी आती है, इन पर्सन मुलाकात की बारी आती है, तो उसमें किसी ने मेंशन नहीं किया कि वो खुद किसी जैन से मिले हैं और उन्होंने उनको इंटरव्यू किया है। तो ये मैं मज़ीद एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने दोबारा ट्रैवल करना है थरपारकर, उसमें मैं फिर और गहराई से जो शहरों से दूर इलाके हैं उनमें जाके जैन कम्युनिटीज़ को लोकेट करने की कोशिश करूँगा। लेकिन अभी तक मैं अभी कोई एक मैं आपको कंफर्म जवाब नहीं दे सकता इसका, क्योंकि सब की तरफ से सुनने में यही आया कि हैं, लेकिन अभी ऐसा कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे डिक्लेयर किया जाए कि हाँ भाई मौजूद हैं, वो अभी कुछ टाइम है, कुछ मजीद काम हो तो उसके बाद किया जा सकता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आसिफ जी। आसिफ जी, एक समय हो चुका है, पर मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका जैनिज्म और जैन स्टडीज में इंटरेस्ट कैसे आया? इस ये इंटरेस्ट जो है ये काफ़ी काफ़ी इसकी ना वजूहात रही हैं कि मेरा असल सब्जेक्ट जो है वो कंपैरेटिव रिलीजन्स है। और आर्कियोलॉजी के हवाले से देखा जाए तो एंशियंट इंडिया में रिलीजन कैसे डेवलप हुआ, तो इन सारी चीज़ों में ना जैनिज्म को समझे बगैर मैं बाकी चीज़ों से इसको लिंक नहीं कर सकता। फिर ये कि पाकिस्तान में जैसे मैंने बताया ना कि जैनिज्म के एक्सपर्ट्स नहीं है। जब मैं कंपैरेटिव रिलीजन्स में जैनिज्म पढ़ना चाहता था तो ऐसा कोई नहीं था जो मुझे डेप्थ में पढ़ा सकता, इसलिए मैं उदयपुर से मनीष कुमार जैन जो थे उनसे पढ़ने की कोशिश करता रहा। तो ये जो गैप था इसने इंटरेस्ट डेवलप किया। दूसरा फिर ये कि जो डॉक्टर पीटर फ्लूगल का जो वो वाला जो प्रोजेक्ट था उसमें जब काम किया तो मज़ीद इंटरेस्ट डेवलप हुआ उसको एक्सप्लोर करने का, जैनिज्म को। तो ये सारी चीज़ें मिलके फिर बहुत सी ना चीज़ें हैं कि जो ये फिर किसी वक्त में बात हम करेंगे कि बहुत ज़्यादा बहुत सारे रिलीजन्स के जब हम फाउंडेशन की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे हमें जो जैनिज्म हमें कहानी बता रहा है वेस्ट की तरफ माइग्रेशंस की प्रोटो हिस्टोरिक टाइम्स में या रिलीजन की डेवलपमेंट की, तो वो हमें जैनिज्म बहुत से सवालों के जवाब देता है। तो ये सारी चीज़ों से जो है वो इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हुआ है और डेवलप होता जा रहा है। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग आज का पूरा टॉक सेशन रहा आशिफ थैंक यू जी। सो मच, थैंक यू हमारे सो साथ मच। जैन या हमारे साथ जैन फाउंडेशन के फाउंडर जुड़े हैं, रमेश भाई बेंगलोर से। सो वे भी आज के टॉक सेशन के लिए कुछ कहना चाहते तो मैं उन्हें इनवाइट करता हूँ। रमेश सर, कैन यू हियर? या आसिफ जी, थैंक यू सो मच। अपनी मुलाकात इस सेशन के चालू करने के पहले थी।
बट मैंने सेशन पूरा सुना। आपके हम बहुत ही शुक्रगुजार है, आभारी है कि आपने इतना वक्त निकाला। पहली बात तो हमको बहुत खुशी हुई कि आपको पाकिस्तान में रहते हुए जैनिज्म पे इतना इंटरेस्ट है और इतनी अच्छे से स्टडी करके इतना अच्छा सा डॉक्यूमेंटेशन बनाया आपने। मतलब इसके लिए इससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए कुछ हो नहीं सकती है, स्पेशली जब हम पाकिस्तान जैसे देश से हमारे मुल्क के हमारे धर्म के बारे में सुनते हैं तो बहुत ही गर्व होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। रही दूसरी बात आसिफ जी कि हम आगे भी आपसे जुड़े रहेंगे। जितनी भी कोशिश, जितना भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, जैसे आपने पूछा कि लोटस का चिन्ह कौन से प्रभु जी होते हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे आपने कहा कि गुजराती की आपको लर्निंग होती है, हम जुड़े रहेंगे। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, छोटे छोटे काम में, ऐसा नहीं कहें कि हम रेस्टोरेशन में जुड़े रहेंगे। हो सकता है कल इच्छा हो भगवान की कि हम लोग रेस्टोरेशन में भी जुड़े रहे। हो सकता है आपने कहा कि अभी तक कोई जैन का बड़ा समुदाय यहाँ विजिट करने नहीं आया, हो सकता है हम उस जैसे पंजाब के लोग आ रहे हैं, हो सकता है हम भी 50-100 लोग इकट्ठे होके आए। मेरी तो इच्छा है, मैं तो काफी बार, जैसा मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान आया हूँ, मैंने जैन चौक लाहौर में भी देखा है, एक रेस्टोरेंट में भी देखा है, तो बहुत ही अच्छा लगा। हो सकता है हम शायद पहले जुड़े हुए होते तो और आगे इस काम पे बढ़ते, बट कोई बात नहीं, वो जो बोलते हैं हमारे में देर आए दुरुस्त आए। अभी आपसे इससे आगे जुड़ेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि इस मुलाकात से अपन इसको आगे लेके जाएंगे और हमारी तरफ से, हमारे फाउंडेशन की तरफ से जितनी भी कोशिश है, हम आपके साथ जुड़ेंगे। थैंक यू आसिफ जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रमेश सर। तो इसी के साथ हमारा आज का समय हो चुका है, पर मैं पुनः तहे दिल से आसिफ जी का शुक्रगुजार हूँ। आपने आपका बेशकीमती वक्त हमारे साथ साझा किया और हमें एक अद्भुत यात्रा पर ले गए। मैं और हमारे सारे दर्शक भी कभी ना कभी उन देरासर और तीर्थस्थलों की यात्रा और वंदना करना चाहेंगे जो कि पाकिस्तान में है। और आपके इस तकरीर के जरिए हमें कई नई जानकारी हासिल हुई है। सो आसिफ जी, हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप जिस तरह पाकिस्तान में जैन धरोहर के रक्षण का कार्य कर रहे हैं वैसे ही आगे करते रहें। और इसी के साथ हम आज के जैन टॉक को यहाँ विराम देंगे। और विराम देने से पहले जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्वनु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामे मी सव्व जीवे, सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूवेसु, वैरम मज्जन केणई, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो।